इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 जो कि द्विघात समीकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में आप द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि इस रूप का होता है ax² + bx + c। ये एक द्विघाती बहुपद है जो कि चर x में है, जहाँ पर a b c तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है। अगर इस द्विघाती बहुपद को हम 0 के बराबर लिख लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ax² + bx + c = 0। चर x में एक द्विघातीय समीकरण है, चर x में एक द्विघात समीकरण है जहां a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a ≠ 0 है। ठीक है, a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा ही पद 0 हो जाएगा। पूरा ही पद 0 हो गया तो फिर bx + c बचेगा जो कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए पहली शर्त यह होनी चाहिए, जिस चर में भी ये समीकरण है उस चर की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब हम किसी भी द्विघात समीकरण के मानक रूप की बात कर लेते हैं। तो ax² + bx + c = 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्यों है? क्योंकि ये चर जो है उसकी घटती घातों में लिखा गया है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण क्या है? चर x की घटती घातों में लिखा गया, तो इसलिए इस रूप को क्या कह देंगे? मानक रूप कह देंगे। अब कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं द्विघात समीकरणों के। जैसे 2x² + 3x + 5 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि ये चर x में यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। x² - 4 = 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। x² + 5x = 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। 3x³ + 4x + 7 = 0, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। इसी तरह से 3x³ 5x² - 7x + 8 = 0, ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए? जिस किसी भी चर में द्विघात समीकरण है तो उसमें उस चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के हल की। मान लिया कोई वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है, का एक हल या मूल एक ही चीज है। यदि x की जगह अल्फा रखने पर इसका मान अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि अल्फा जो है इस द्विघात समीकरण का एक हल है या एक मूल है। ठीक है, तो मतलब a∝² b∝ + c = 0 आ जाता है, तो हम कह देंगे अल्फा इस द्विघातीय समीकरण का मूल है या हल है। ठीक है, तो जैसे द्विघातीय बहुपद में हमने पढ़ा था ax² bx + c, उसमें हमने शून्यक ज्ञात किए थे। तो द्विघातीय बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल दोनों एक ही चीज है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब कोई भी जो है, जैसे अल्फा इसका हल है। ठीक है, तो इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कोई भी एक द्विघातीय समीकरण है x² - 3x + 2 = 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है और मान लेते हैं जैसे 1 इसका 0 है या नहीं है, तो वो हम इसमें x की जगह रख करके देखते हैं। तो जैसे 1 रखा है यहाँ पर, तो 1² हो गया, 3 × 1 + 2। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 × 1 3 हो गया +2। 1 और 2 कितना हुआ? 3 - 3 कितना हो गया? 0। तो कहने का मतलब क्या हो गया? x = 1 द्विघात समीकरण, 1 + 1 = 2 द्विघात समीकरण, 1 + 1 = 2 द्विघात समीकरण, 1 + 2 = 4 द्विघात समीकरण, 1 + 3 = 6 द्विघात समीकरण, 1 + 4 = 8 द्विघात समीकरण, 1 + 5 = 10 द्विघात समीकरण, 1 + 6 = 12 द्विघात समीकरण, 1 + 7 = 14 द्विघात समीकरण, 1 + 8 = 16 द्विघात समीकरण, 1 + 9 = 20 द्विघात समीकरण, 1 + 10 = 21 द्विघात समीकरण, 1 + 11 = 22 द्विघात समीकरण, 1 + 12 = 23 द्विघात समीकरण, 1 + 13 = 14 द्विघात समीकरण, 1 + 14 = 15 द्विघात समीकरण, 1 + 15 = 16 द्विघात समीकरण,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है या हल है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। ठीक है, द्विघाती समीकरण को हल करने की हमारे कोर्स में 3 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, जिसके बारे में हम एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ेंगे। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि, और तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र विधि। तीसरी विधि क्या है? द्विघाती सूत्र विधि। इसको श्रीधराचार्य सूत्र विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो इस रूप का होता है, जो कि चर x में है ये, जहाँ पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है। अगर कोई समीकरण इस रूप में है तो हम कह देंगे कि वह द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हल करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो ये किस रूप में है? a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का सर्व समीका हम लगा देते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की सर्व समीका है। तो इस सर्व समीका का प्रयोग करके हम इसका प्रसार कर लेंगे। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो a की जगह x है और b की जगह क्या है? 1। तो इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर 2ab, a के प्लेस पे x है और b की जगह 1 है, प्लस बी स्क्वायर। तो b की जगह 1 है तो 1 स्क्वायर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? 2 का x से गुणा कर लिया तो 2x हो गया, 2 का 3 से गुणा करा तो 6 हो गया। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर लिख दिया, 2x का 1 से गुणा किया तो 2x हो गया, 1 स्क्वायर 1 हो गया। अब इस 2x को इधर पक्षांतर किया तो पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अब ये प्लस का 2x है तो इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 6 है, पक्षांतर करके इधर आएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। अब ये दोनों कट गए, एक्स स्क्वायर 1 और 6 कितना हो गया? 7, बराबर 0। ये समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की रूप का ही है। यहाँ पर a 1 है और b 0 है, तो 0 का x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस वजह से bx वाला पद नहीं है, और c की जगह क्या है? 7। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समीकरण क्या है? एक द्विघात समीकरण है। इसी तरह से अब हम इसे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो एज इट इज रहा। अब माइनस 2 का 3 से गुणा किया तो माइनस 2 का 3 से गुणा किया तो ये माइनस 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 का x से गुणा किया तो 2x हो गया। अब इसी तरह से इन सबको इधर पक्षांतर करके ले आते हैं, 2x। अब ये प्लस का 2x है तो इधर आया तो माइनस का 2x हो गया। अब ये माइनस का 6 है, इधर आया तो प्लस का 6 हो गया, बराबर 0। अब देख लेते हैं आगे हल करके। एक्स स्क्वायर 2x और 2x कितना हो गया? 4x प्लस 6 बराबर 0। अब ये जो समीकरण है वो इसी रूप का है, जहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह -4 है और c की जगह 6 है। तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण क्या है? एक द्विघात समीकरण है। तीसरा भाग देखिए आप, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब इसे हमें चेक करना है कि ये भी द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? x का x से गुणा कर लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, x का 1 से गुणा करा तो एक x नहीं लिख करके x ही लिखते हैं, -2 का x से करा तो -2x हो गया, -2 का 1 से करा तो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 का 1 से गुणा करा तो 2 आ गया। इसी तरह से इन दोनों का गुणा भी कर लेंगे। x का x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर हो गया,
x का 3 से गुणा करा तो 3x हो गया, -1 का x से गुणा किया तो -x हो गया, -1 का +3 से किया तो -3 हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो इस वाले समीकरण में एक्स स्क्वायर उपस्थित नहीं है। तो एक्स स्क्वायर उपस्थित नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट देखिए, मतलब x का 2x से किया तो 2x स्क्वायर हो गया, x का 1 से किया तो x हो गया, -3 का 2x से किया तो -6x हो गया, -3 का +1 से किया तो -3 हो गया। अब इसी तरह से x का x से किया तो x स्क्वायर हो गया, x का 5 से किया तो ये आ गया 5x। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, पक्षांतर करके इधर लाए तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, x माइनस 6x किया तो -5x हो गया। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर एक संख्या प्लस है और एक माइनस है तो घटता है, घटाने पर चिन्ह उसका लगता है जो संख्या बड़ी है। तो यहाँ 6 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह लग गया। ये प्लस का 5x है, पक्षांतर करके ले आए तो ये माइनस का 5x हो गया, और ये -3 यहाँ है, ये बराबर 0 लिख लिया। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, 5x और 5x ये 10x हो गया, -3 बराबर 0। तो ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप में है। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। फिफ्थ पार्ट देखिए, अब इसे सॉल्व करके चेक करना है कि ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2x का x से गुणा कर लिया तो ये हो गया 2x स्क्वायर, फिर 2x का -3 से किया तो माइनस, और 2 इंटू 3 कितना हो गया 6x, फिर -1 का x से किया तो -x हो गया, -1 का -3 से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 इंटू 3 3 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर x का x से किया तो x स्क्वायर हो गया, x का -1 से किया तो -x हो गया, 5 का x से किया तो 5x हो गया, प्लस 5 का -1 से किया तो -5 हो गया। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x स्क्वायर है, अब ये x स्क्वायर है, पक्षांतर करके इधर लाए तो माइनस का x स्क्वायर हो गया। अब -6x और -x ये दोनों जुड़ेंगे, जुड़ करके क्या हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा। अब एक माइनस है और एक प्लस है, घटेगा, घटाने पर चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी है। तो 5x बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस मान लिया, तो प्लस का 4x आ गया। तो प्लस का 4x है, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब ये +3 एज इट इज लिख दिया। अब ये माइनस का 5 है, पक्षांतर किया तो क्या हो गया, प्लस का 5 बराबर 0। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, -7x -4x, तो ये माइनस का 11x हो गया, 3 और 5 कितना हो गया 8 बराबर 0। तो ये जो समीकरण है वो इस रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। अब 6 पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको तो हम एज इट इज रख लेते हैं। अब ये किस रूप में है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की सर्वसमीका लगा देंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की सर्वसमीका क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये लिख लिया, a स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो अब इस समीकरण में कहीं भी एक्स स्क्वायर उपस्थित नहीं है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम सेवन्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेवन्थ पार्ट में लिखा हुआ x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये a प्लस बी होल क्यूब है, तो यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब की सर्वसमीका लगाते हैं। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल क्यूब की सर्वसमीका होती है। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग करके इसे हम हल कर लेते हैं। a की जगह x और b की जगह 2 है, तो a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 2x का एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 2x क्यूब हो गया, 2x का -1 से गुणा किया तो ये -2x हो गया।
ठीक है, अब हम इन सब का इधर पक्षांतर कर लेंगे अगले स्टेप में। अब ये एक्स क्यूब ऐसा कैसे रहने दिया, ये प्लस का 2x क्यूब है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आप 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6x स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 इंटू 3 12x हुआ। अब ये माइनस का 2x है, पक्षांतर करके इधर ले आए तो प्लस का 2x हो गया। और ये 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब कितना होता है, 8। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये माइनस का x क्यूब आ गया, प्लस का 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 14x प्लस का, और ये हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0 हो गया। अब ये जो समीकरण है वो इस रूप में नहीं है, यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, अब यहाँ a माइनस बी होल क्यूब है, तो a माइनस बी होल क्यूब की सर्वसमीका लगा लेते हैं। तो a माइनस बी होल क्यूब की सर्वसमीका होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये a माइनस बी होल क्यूब की सर्वसमीका है। ठीक है, तब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह यहाँ पर 2 है, और सॉरी a की जगह x है और b की जगह 2 है, तब a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर। अब ये देखिए x क्यूब से x क्यूब कट गया, माइनस 4x स्क्वायर लिखा। अब इधर एक्स स्क्वायर का पद कौन सा, ये रहा, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर। अब ये माइनस का 6x स्क्वायर है, तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस एक्स एज इट इज लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 3 12x हो गया, ये प्लस का 12x है, तो इधर आया तो माइनस का 12x हो गया, मतलब पक्षांतर कर दिया तो इधर आया तो माइनस का 12x हो गया। अब ये प्लस का 1 है ये, और यहाँ देखिए आप माइनस का 2 क्यूब है, तो माइनस का 2 क्यूब है, इधर पक्षांतर करके ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 2 क्यूब कितना होता है, 8, तो माइनस 8 है तो इधर आया तो प्लस का 8 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ये दोनों घटेंगे और घटाने पर चिन्ह उसका आएगा जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या क्या है, 6, तो ये 2x स्क्वायर आ गया। माइनस एक्स माइनस 12x, तो ये माइनस का 13x हो गया, और 1 और 8 को जोड़ा तो कितना हो गया, 9 बराबर 0। अब ये जो समीकरण है वो इस रूप में है, तो हम कह देंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए आप, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो। हमें क्या है, एक समस्या दी जाएगी, उस समस्या के अनुसार हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए आप, यहाँ पर एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, मात्रक मीटर में दिया इसलिए हमने लिख दिया मीटर। क्या मान लिया हमने, भूखंड की चौड़ाई मान ली x मीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है, लंबाई जो दी हुई है वो चौड़ाई के दुगुने से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। तो लंबाई हो जाएगी हमारे पास चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई का दुगुना क्या होगा, 2x हो जाएगा। चौड़ाई x है तो उसका दुगुना क्या हो जाएगा, 2x। अब इससे 1 अधिक, तो प्लस 1 लिख दिया, तो ये क्या हो गई, हमारे लंबाई हो गई। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमें क्या दिया हुआ है, लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणनफल दिया हुआ है। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है, x। अब ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528, तो हमने लिख दिया 528। अब हम आगे इसको हल करेंगे, तो x का 2x से गुणा किया तो ये 2x स्क्वायर हो गया, x का 1 से गुणा किया
तो ये x हो गया, और इस 528 को पक्षांतर करके इधर लिया है, तो ये माइनस का 528 और बराबर में 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, जो हमें समस्या दी हुई थी उस समस्या के अनुसार जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ वो ये है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए आप। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत पूर्णांक अब यहाँ समझिए, जैसे 6, 7, 8, 9 ये सारे क्या है, क्रमागत पूर्णांक है। ठीक है, अब जो आगे वाला नंबर जैसे 7 है वो 6 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, 8 जो है वो 7 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 9 8 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ भी हम इसी तरह से मानते हैं, माना दो क्रमागत पूर्णांक, एक मैंने x माना, तो अगला क्या हो जाएगा, तो माना दो क्रमागत पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। ठीक है, आगे वाला जो पूर्णांक होता है वो पीछे वाले से एक ज़्यादा होता है। तो हमने क्या मान लिया, एक x मान लिया, दूसरा क्या मान लिया, x प्लस 1। ठीक है, आप चाहे तो यूँ भी मान सकते हैं, एक x माना तो एक x माइनस 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, इनका गुणनफल दिया हुआ है 306। तो गुणनफल मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 ये दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है, 306। अब हम इसे आगे हल कर लेते हैं। x का x से गुणा किया, एक्स स्क्वायर हो गया, x का 1 से गुणा किया, x हो गया 306 है, इसको पक्षांतर किया तो ये माइनस का 306 हो गया, बराबर 0। तो ये है क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए आप। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं हम, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, अब रोहन की माता जी जो है कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु छब्बीस वर्ष बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, x में 26 जोड़ देंगे तो x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करेंगे दोनों की। तब हम लिखते हैं 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगी, अब इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, x प्लस 3 वर्ष। और 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु क्या हो जाएगी, अभी कितनी है माता जी, x प्लस 26 के हैं। अब 3 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए आप, हमें 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल दे रखा है। तो रोहन की 3 वर्ष बाद आयु क्या हो गई, x प्लस 3 हो गई, और माता जी की आयु कितनी है अभी वर्तमान में, x प्लस 26 है, इसमें 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, x प्लस 29 वर्ष। अब इन दोनों का गुणनफल हमें दिया हुआ है 360, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360 हमें दिया हुआ है। अब हम इनका गुणा कर लेंगे, x का x से गुणा किया एक्स स्क्वायर हो गया, x का 29 से गुणा किया 29x हो गया, 3 का x से किया तो 3x हो गया, 3 का 29 से किया तो 87 हो गया, और 360 को इधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस 360 हो गया, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर
29 में 3 जोड़ा तो ये हो गया 32x। अब इन दोनों को घटा दिया तो ये आ जाएगा 273 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए आप। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब हम इसे समझते हैं। अब देखिए, जैसे मान लिया ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। स्कूल से घर जाने में आपको नॉर्मल स्पीड से अगर आप घर जा रहे हैं तो मान लिया आपको 10 मिनट लगते हैं। अगर किसी दिन आप घर जाने के लिए अपनी स्पीड में मतलब अपनी चाल में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर देते हैं, तो ये दूरी 10 मिनट से कम समय में पूरी हो जाएगी। वो समय कुछ भी हो सकता है, 8 मिनट, 7 मिनट, वो आपकी चाल पर निर्भर करेगा। यानी कि सरल भाषा में समझें तो किसी भी समान दूरी को तय करने में अगर हम चाल में वृद्धि कर देते हैं तो समय में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, इसे आप फिर से समझ लीजिए। समान दूरी को तय करने में अगर हम चाल में कमी कर देंगे तो समय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और अगर हम चाल में वृद्धि कर देंगे तो समय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहे हैं, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल कितनी हो जाती? अभी चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 8 किलोमीटर कम कर रहे हैं तो x माइनस 8 हो जाएगी चाल, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल में वृद्धि करेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगी। ठीक है, अगर यही सवाल में अगर वृद्धि होता तो हम प्लस लिख देते। ठीक है, अब समय ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। समय किसके बराबर होता है, दूरी अपॉन चाल। इस सूत्र की सहायता से हम समय ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ दूरी कितनी है, 480। दोनों स्थितियों में दूरी क्या है, 480। तो पहली स्थिति में चाल क्या है, चार पहली स्थिति में चाल क्या है, x है। तो समय क्या हो जाएगा, 480 अपॉन एक्स। दूसरी स्थिति में समय क्या हो जाएगा, 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब इसे समझिएगा आप अच्छे से। अब यहाँ हमने क्या कर दिया है, चाल में कमी कर दी। यहाँ हमने क्या कर दिया है, चाल में कमी कर दी। तो ये समय क्या होगा, इस समय से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम चाल में कमी कर देंगे तो ये समय जो होगा इस समय से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने क्या किया होता, चाल में वृद्धि कर दी होती तो ये समय क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वापस लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, दोनों स्थितियों में समय का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये समय इस समय से ज़्यादा है तो इस समय को हम पहले लिख लेंगे और फिर इस समय को बाद में लिखेंगे। तो ये लिखा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 और 480 अपॉन एक्स, दोनों का अंतर कितना है, 3। ठीक है, अब हम इसे आगे हल कर लेते हैं। लघुत्तम लिया x माइनस 8 और x, ये लघुत्तम लिया तो x का इससे गुणा कर दिया तो ये हो गया 480x, और इसका 480 से गुणा किया तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3 हो गया। अब हम आगे हल करते हैं इसको। 480x, 480 का x से किया तो 480x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 480 का 8 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0। 8 इंटू 8 64 का 4 6 हो गया, 32 और 6 38। अब x का x से किया तो x स्क्वायर हो गया और x का 8 से किया तो 8x हो गया बराबर 3।
अब ये दोनों कट गए, अब कुछ नहीं है तो नीचे हमने क्या मान लिया 1। अब क्या होता है, ये संख्या इधर नीचे आएगी, तो नीचे आएगी तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं। तो हम चाहें तो ये इस संख्या से इसको डायरेक्टली भी काट सकते हैं, क्योंकि ये उलट के नीचे ही आएगी और इससे अपन ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, 3 से डायरेक्टली इसको काट लेते हैं। 12 बार कट गया 36, 2 और 4 8 बार, 1280 हो गया। ठीक है, नहीं समझ आया तो एक बार और आप देख लीजिए। जैसे 3840 है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3/1 है, यूँ समझ लीजिए 3/1 है। अब हम वज्र गुणा कर लेते हैं, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया बराबर 3840। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 अपॉन ये 3 नीचे आ गया, 3 से काट लिया हमने 1280 बार। तो डायरेक्टली जब ऐसी स्थिति हो तो आप डायरेक्टली इनको काट सकते हो। ठीक है, अब यहाँ इनका गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 1 का 1280 से गुणा किया तो ये आ गया 1280। अब हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया।